जो हमारे होटल के पास में ही था, वहाँ से यात्रा हमारी शुरू, जो हमें ले जाएगी ताजमहल। दोस्तों, ये शहर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में यमुना नदी के तट पर स्थित है। हालांकि ताजमहल का अद्भुत आकर्षण दुनिया भर के लोगों को आगरा की ओर आकर्षित करता है, लेकिन ये कोई अकेला आकर्षण नहीं है। ये शहर देखने के लिए आकर्षक कब्रों और मकबरों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। पियत्रा ड्यूरास यानी कि संगमर, झरना, काम, गलीचे और चमड़े के सामान और सुस्वादु पेठा जैसे अपने भव्य शिल्प के लिए प्रशंसित आगरा समान रूप से खरीदारी करने वालों और खाने पीने के शौकीन के लिए भी अच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों, धीरे धीरे टिकट काउंटर से टिकट लेते हुए, अगर आप जनरल टिकट लेना चाहते हैं 50 रुपये की है, लेकिन अगर आप वाइट प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हो तो आपको 200 रुपये और देने पड़ते हैं, मीन्स 250 रुपये। तो यहाँ पे आप दोस्तों एंट्री वेस्टर्न गेट से हमने की। अभी जो है ईस्टर्न गेट और वेस्टर्न गेट से एंट्री होती है, तो हमने वेस्टर्न गेट से एंट्री ली। दोस्तों, राजसी और कामुक सुबह की धूप में चमकते हुए बल्बनुमा गुंबद और थोड़ी अंदर की ओर झुकी मीनारें सभी को अरबी अलंकरण को सामने लाने वाले पवित्र छंदों के साथ सावधानी पूर्वक अंकित किया गया है। राजस्थान के मकराना के सफ़ेद संगमरमर ने इस मकबरे में अपनी प्राकृतिक सुंदरता जोड़ दी है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये मेन जो है गेट है, इसको ग्रेट गेट भी कहा जाता है और उसको दरवाजे रोजे से भी पहचाना जाता है दोस्तों, राजस्थान के मकराना के सफ़ेद संगमरमर ने इस मकबरे में अपनी प्राकृतिक सुंदरता जोड़ दी है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करती है दोस्तों। यहाँ दोस्तों मेन जो गेट है, दरवाजे रोज़ा, इसके बाहर बहुत ही लश ग्रीन लॉन कह लीजिए, गार्डन कह लीजिए, बहुत ही एक सुंदर नज़ारा देता है। और यहाँ का जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही सुंदर। और सुबह का नज़ारा, जब आपका सूरज उदय हो रखा है, ये ही वो समय है दोस्तों जिसमें दुनिया भर के फोटोग्राफर यहाँ पे सुबह सुबह फ़ोटो लेते हैं, क्योंकि ताजमहल वो जगह है जिसका सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी वर्ल्ड में होता है। इसमें दुनिया के कई अलग अलग स्थान भी है जो मोस्ट फोटोग्राफ्ड स्थान है, लेकिन दोस्तों खुशखबरी ये कि भारत का ये स्थान, ये ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफ्ड प्लेस इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे एक क्लोज अप 360 डिग्री व्यू, जिससे आप ऐसा एहसास करेंगे जैसे आप एक वर्चुअल टूर कर रहे हैं और आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये मेन गेट जो मैंने कहा ताजमहल का, जिससे एंट्री होती है, क्योंकि ताजमहल यहाँ पे छुपा है। जब तक आप इस गेट के थ्रू नहीं जाएंगे, इस गेट का प्रवेश नहीं करेंगे, आपको ताजमहल नहीं दिखता है। वही एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। तो ये दोस्तों जो गेट है, इसका जो जब आप अंदर दरवाजे से घुसते हो, सामने आपको ताजमहल नज़र आता है। तो धीरे धीरे दोस्तों इस दरवाजे से घुसते हुए, तो ये जो दरवाज़ा रोज़ा है, ये भी एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये दर्शाता है कि ताजमहल में आपको प्रवेश यहीं से मिलेगा। एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा भी यहाँ दोस्तों मिलता है जब हम ताजमहल में प्रवेश करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दोबारा से आपको एक ओवरव्यू यहाँ से देते हुए, जो है चांद अब छुप रहा है और सूरज निकल रहा है, इसका भी आप नज़ारा देखिए दोस्तों। तो ये है दोस्तों ताज कॉम्प्लेक्स का प्लान। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि ताज कॉम्प्लेक्स का प्लान क्या है। ये हिंदी में भी इसका वर्णन है, अंग्रेज़ी में भी है, लेकिन आप यहाँ क्लोजली देखिए। ये दरवाज़ा रोज़ा जो है, आप इसको
एक आर्किटेक्ट, एक पेंटर, एक थिंकर के रूप में आप देखिए। और ताज के बारे में दोस्तों ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ का दरवाज़ा, रोज़ा का मेन दरवाज़ा। और दोस्तों अब वो समय आ गया है जब आपको ताज महल इस दरवाजे के थ्रू दिखता है। बहुत संसार में बहुत फोटोग्राफर जो फोटोग्राफी लेते हैं इसकी। और देखिए दोस्तों ये है नज़ारा, ये है वो दोस्तों अद्भुत नज़ारा जिसकी आपने लाखों चित्र देखे होंगे, लेकिन हमने भी एक फोटोग्राफर के तौर पर इसका नज़ारा लिया और दोबारा से दरवाज़ा रोज़ा का इंफ्रास्ट्रक्चर का अंदर से नज़ारा लेते हुए बहुत ही सुंदर। और जिस दरवाजे से हम एंटर किए हैं उस दरवाजे से बाहर का व्यू, तो दोस्तों कोई सोच भी नहीं सकता कि बनाने वालों ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि जो वर्ल्ड का 7 वंडर्स में से आ गया दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों ये है, यहाँ पे है वो ग्रैंड एंट्री दोस्तों, यहाँ पे वो ग्रैंड एंट्री है। ये खूबसूरत नज़ारा यहाँ से लीजिए दोस्तों। आप एक एलिवेटेड स्पॉट पे हैं और आपको ताजमहल बिल्कुल ऐसे सामने दिखता है जैसे किसी ने आपको जूम इन किया हो। हालांकि हमने भी यहाँ जूम किया है, लेकिन यही दर्शाता है इस चित्र से कि खूबसूरती जो है वो यही है दोस्तों। यहाँ से दुनिया भर के लोग फोटोग्राफ लेते हैं। हम कोशिश करेंगे दोस्तों लेफ़्ट से राइट जाने की, सो दैट एक वर्चुअल टूर का आपको मज़ा मिले। जो ये आपको पैसेज दिख रहा है, पैसेज से लेफ़्ट जाएंगे, लेफ़्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मॉस्क है और राइट में इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉस्क है। तो हम एक लूप साइड में आपको एक नज़ारा लेंगे जिससे आपको बिल्कुल ऐसा यकीन होगा कि आप खुद यहाँ पैदल चल के आए हैं। दोस्तों जैसे जैसे कोई चारों ओर घूमता है, सबसे लुभावनी बात अति सुंदर चढ़ाई का काम बनी रहती है जो अग्रभाग के हर कोने से दिखती है। फूलों पर बहुत विस्तार से काम किया गया है और पवित्र कुरान के प्रत्येक बिंदु और वर्णमाला को बड़े करीने से उकेरा गया है, काटा गया है और पूर्णता के साथ जड़ा गया है दोस्तों ये यहाँ पे गार्डन से हमने नज़ारा लिया। यहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी हैं जो दर्शाता है कि यहाँ पे हरियाली कितनी है। और ये चार बाग का हिस्सा भी है और ये वाइट, ग्रीन और रेड का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन दोस्तों फूल मुख्य रूप से गेंदे बगीचों के प्रति मुगल प्रेम को दर्शाता है। कहा जाता है कि मुमताज महल की कब्र पर मौजूद एक खास फूल पर 35 अलग अलग कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सेंट्रल हॉल 8 कमरों से घिरा हुआ है जिनके बीच से एक गलियारा गुजरता है। शांति की आभा सर्वव्यापी है दोस्तों। सबके पार बसी कांच उन्हें मंद सूर्य की रोशनी में आने के लिए अलग करता है, जिससे आंतरिक भाग गंभीर और दिलचस्प दिखता है। वास्तव में एक उत्कृष्ट कृति जिसे मूल शिल्पकारों, कारीगरों और डिजाइनरों सहित कोई भी कभी भी दोहराने में सक्षम नहीं होगा दोस्तों। अलग अलग यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, उनकी विस्तृत जानकारी। यहाँ पे ये पेड़ भी एक प्रतीक है इस पवित्र जो है कॉम्प्लेक्स का। और सुबह सुबह का जो नज़ारा जो है यहाँ के हरियाली में जो वाइट, ग्रीन और रेड का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। और ऊपर से सूरज की रोशनी। दोस्तों शाहजहां का जो मेन एम था कि वो मुमताज़ महल के लिए ऐसी जगह बनाए जो स्वर्ग जैसी हो। तो वाकई में ये इलाका बिल्कुल स्वर्ग जैसा
दृश्य दिखाता है दोस्तों जबकि एक आगंतुक अभी भी परिसर की लंबाई और चौड़ाई में स्थापित संरचनाओं की समरूपता को समझने का प्रबंध कर रहा है। ताजमहल काफी दूरी पर दिखाई देता है, वास्तव में हमेशा के लिए देखने के लिए एक शानदार दृश्य है दोस्तों यहाँ वो गुंबद है जो किसी को भी आश्चर्यचकित कर देता है। जहाँ भारी गुंबद जो है जिसकी ऊंचाई 44 मीटर है, वहीं भीतरी गुंबद की ऊंचाई 24 मीटर है दोस्तों, जो एक वास्तुशिल्प और तकनीकी उपलब्धि है। कहा जाता है कि तुर्की के इस्माइल अफांदी, जिन्होंने ऑटोमान्स के लिए भी काम किया था, इसके डिजाइनर थे। हिंदू और इस्लामी वास्तुकला के मिश्रण को दर्शाते हुए कोनों से गुंबद के आधार पर आमतौर पर हिंदू छतरियां हैं। शाहजहां ने इसी तरह वास्तुकला के कई अन्य पहलुओं में भी अपनी व्यक्तिगत छाप छोड़ी है दोस्तों शाहजहां की कब्र के ऊपर एक सिहाई का कुआं है, जबकि मुमताज महल की कब्र के ऊपर एक स्लेट है। जैसा कि कहा जाता है कि एक पुरुष अपनी इच्छाओं को महिला के दिल पर लिखता है। व्यक्ति के बारे में नियमित घोषणाओं के अलावा शिलालेखों में पवित्र कुरान की आयतें भी हैं दोस्तों। उत्कृष्ट शिल्प कौशल संगमरमर की जालीदार स्क्रीन को चिन्हित करता है, जो कि कब्रगाहों को घेरने के लिए प्राचीन डिजाइनर में विस्तृत रूप से बनाई गई है। कब्र एक तहखाने में छतरियों के नीचे बिना किसी बाधा के और बिल्कुल शांत वातावरण में स्थित है। अब हम जो नहीं देखते हैं वो मुमताज महल की कब्र पर रत्नों से भरे कटोरे, फर्श पर फारसी कालीन और चांदी के दरवाजे और लटकते झूमर हैं, जो एक बार आंतरिक सजावट बनाते थे दोस्तों। वातावरण में व्यापक गंभीरता से बाहर आते हुए कोई भी बीती युग की भव्यता पर विस्मय से आवक हो जाता है। विशेष रूप से लिली और ट्यूलिप के साथ आइरिस फूलों के साथ पैनलों को लुभाता है, जो मृत्यु का प्रतीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ पे पूरे हेड ऑफ स्टेट फोटोएं लेते हैं। जब भी आपने ताजमहल में देखा होगा, बड़े बड़े नेता लोग और बाहर के हेड ऑफ स्टेट आते हैं तो यहाँ से फ़ोटो लेते हैं। तो यहाँ से बहुत ही क्लोजअप व्यू आता है दोस्तों। तो यहाँ भी लोग फ़ोटो ले रहे हैं दोस्तों। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो अब ये वो सीट है जहाँ पे प्रिंसेस डायना ने फ़ोटो ली थी कभी। तो दोस्तों यहाँ पे दो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, एक पीछे वाला एक आगे वाला। तो ज़्यादातर हेड ऑफ स्टेट पीछे वाले सीट से फ़ोटो लेते हैं, जो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है यहाँ फ़ोटो लेने का। तो दोस्तों यहाँ से बहुत ही आपको नज़दीकी से ताजमहल दिखता है। तो ताजमहल दोस्तों जब आप गेट से एंटर करते हैं तब आपको एक बड़ा ग्रैंड व्यू मिलता है। जब धीरे धीरे आप वॉकवे से आगे जाते हैं तो यहाँ पे मिडल में एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको दोबारा से दृश्य दिखता है दोस्तों। तो यहाँ से आपको नज़दीकी से ताज दिखता है। कोई भी फोटोग्राफर यहीं से फ़ोटो लेता है और बैक साइड में वो ग्रैंड गेट आपको बैक साइड में दिखते हुए। तो यहाँ जो लोग खड़े हैं दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग इंडिविजुअल फ़ोटोग्राफ लेते हैं अपनी ताज के साथ, क्योंकि आपके सामने और सिर्फ ताज होता है और आप होते हो। तो ये इस जगह का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों। तो इस छोटे से प्लेटफॉर्म से निकलते ही फिर वही फाउंटेन के साथ जो वॉकवे है, पैसेज है, जो वहाँ से निकलते हुए दोस्तों हमने यहाँ पे कोशिश की पूरा लेफ़्ट भी कवर करने के, राइट भी कवर करने को, जिससे ताजमहल जो है कहीं से हमसे छूट ना जाए। यही एक खूबसूरती है कि हमने ताजमहल को लेफ़्ट से भी कवर करने की कोशिश की, राइट से भी कवर करने की कोशिश की और अपनी निगाहों के सामने हमेशा रखा दोस्तों। मकराना का संगमरमर शायद फिर कभी नहीं संभाला जाएगा इतनी सुंदरता और देखभाल के साथ, और उस पर अलंकरण
को संतुलित करने की इतनी सुंदरता के साथ। सूरजपूर्ण शिल्प कौशल की सुंदरता और भव्यता जो वास्तव में जड़ाऊ काम और सुलेख को बनाती है, मकबरे की घातक शांति को और बढ़ा देती है। और शांति में ये संगमरमर के पैनलों पर जाली के काम के माध्यम से धीरे धीरे छनती हुई सूरज की किरणें हैं जो एक को प्रभावित करती हैं, प्रकृति में असामान्य रूप से अलौकिक के रूप में है दोस्तों। बाहर किसी को गुंबद के शीर्ष ऊंचे और शक्तिशाली क्षितिज को देखने के लिए अपनी गर्दन को टेढ़ा करना होगा दोस्तों। एकांत और भव्यता में विलक्षण ये संरचना अपने आसपास की हर चीज से स्पष्ट रूप से अलग है दोस्तों। सभी तत्वों का संतुलन, उद्यान, फव्वारा और जल चैनल और अंत में प्रवेश द्वार, सभी दृश्य अपील के संदर्भ में अधिकतम सामंजस्य प्रदान करने में उत्कृष्ट रूप से कामयाब दिखते हैं दोस्तों। किसी स्मारक के बाहरी हिस्से की सुंदरता भीतर की शांति को दर्शाती भी है दोस्तों। तो दोस्तों ये खूबसूरत नज़ारा इस वॉकवे, इस पैसेज से आपको दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जो आपको आकर्षित करता है। जो भी दोस्तों पेंटर्स हैं या आर्किटेक्ट हैं वो यहाँ से गहराई से देखना चाहेंगे कि इन्होंने इस स्ट्रक्चर को कैसे बैलेंस किया और इतनी खूबसूरती कैसे दी दोस्तों। तभी तो ये 7वें अजूबे में से एक गिना जाता है। कितनी बारीकियों से काम हुआ होगा यहाँ पे, कितना बार यहाँ सर्वे हुआ होगा, टीम्स यहाँ कितनी बार आई होंगी। और ये देखिए दोस्तों, ये एलिवेशन देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको कहते हैं ग्रैंडियर। दोस्तों कहा जाता है कि ताजमहल के लिए न केवल यमुना नदी की धारा को मोड़ा गया था, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की व्याख्या के अनुसार यमुना को इस विश्वास के साथ बगीचे की डिजाइन में शामिल किया गया था कि ये स्वर्ग की नदी में से एक है। और दोस्तों यहाँ से दोबारा से नज़दीकी से यहाँ मीनारेट के बगैर वाला व्यू, ये बहुत अद्भुत व्यू है और कई फोटोग्राफर इसको भी बहुत चित्र इसके लेते हैं दोस्तों। नज़दीकी से देखिए दोस्तों। अब ये लेफ्ट में आप मीनारेट देख सकते हैं, राइट में मीनारेट देख सकते हैं, पीछे मीनारेट देख सकते हैं दोस्तों। तो जैसे जैसे धूप निकलती जा रही है, दिन खिलता जा रहा है, ताज का मिजाज सुबह से शाम तक बदलता रहता है। ये नरम रोशनी में दूधिया सफ़ेद दिखता है जो सुबह की विशेषता है, जिस वजह से हम यहाँ आए हैं। जबकि दोपहर का सूरज इसे ऊपरी सूरज की रोशनी में चमकदार और चकाचौंध कर देता है। क्षितिज के अपारदर्शी नीले रंग के खिलाफ लगभग एक आभूषण की तरह दिखता है दोस्तों। तो दोस्तों यही हमारा पहलू था कि सुबह आएंगे, एक तो AQI इंडेक्स अच्छा होगा, सूरज की रोशनी जब ताजमहल पे पड़ेंगी तो एक मज़ेदार व्यू यहाँ दिखेगा। और दोस्तों ये सामने से व्यू जो आपको गेट जिससे हम एंटर किए थे, तो ताज के अपोजिट आप देखेंगे तो अलग दृश्य दिखेगा, और ताज के दूसरी तरफ से आप ताज की तरफ देखेंगे तो दृश्य बहुत मज़ेदार होता है। तो दोस्तों यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ, जो बार बार यही कह रहा हूँ, जिन्होंने टीम्स ने ये काम किया बहुत ही सराहनीय काम किया, क्योंकि हर तरफ का यहाँ लुक जो है वो एक कह सकते हो आपकी एक वंडर है दोस्तों। और ज्योमेट्रिकली कितना करेक्ट है ये प्लान, ये तो जो है लाजवाब है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमने लॉन, ये जो है गार्डन है यहाँ पे, यहाँ से भी एक नज़ारा लेते हुए दोस्तों, हरियाली बहुत अच्छी है दोस्तों यहाँ पे।
और एक पैटर्न दिखता हुआ नज़र आ रहा है हरियाली का भी दोस्तों। और दोस्तों रात में एक चांदनी ताज दिखाई देता है, आकाश राजसी और एक तरह से सुंदर, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कामुक आकर्षण कभी भी पूर्णिमा की रात से अधिक तीव्र नहीं हो सकता, जब यह मोती की तरह चमकता है, जो आगंतुकों को तमाशा देखकर अचंभित भी कर देता है। संरचना की रोमानियत और सरासर महिमा अविश्वसनीय रूप से सच है दोस्तों। कोई आश्चर्य नहीं अगर लाखों लोगों ने इससे दुनिया के शीर्ष आश्चर्यों में से एक चुना है दोस्तों। और यहाँ दोस्तों फिर वो गार्डन का लुक लेते हुए एक एक करके हर एक वृक्ष का नज़ारा, हर एक पेड़ पौधे का नज़ारा, और ये दोस्तों यहाँ पे इस ताजमहल को और सुंदर बनाता है। दोस्तों ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना एक शानदार दृश्य है, जो अपनी भव्यता में अद्वितीय है और एक युग की विशाल समृद्धि को दर्शाता है। अद्भुत संरचना मुगल सम्राट शाहजहां ने दुनिया को जो प्रेम का स्मारक दिया है, वो उनकी पत्नी मुमताज महल के प्रति उनके गहन प्रेम का प्रमाण है दोस्तों। ये एक रोमांस है जो संगमरमर में मनाया जाता है और कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों से महामंडित किया जाता है, और ये इसकी सराहना करने का तरीका भी है दोस्तों। आज की भूमि उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है और प्राचीन काल से ही राजनीति का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। आगरा ताज का शहर है और 16वीं से 18वीं सदी की शुरुआत तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा दोस्तों। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के काफी करीब है यह। दोस्तों दुनिया भर से पर्यटक भारत के सबसे प्रसिद्ध वास्तुशिल्प आश्चर्य ताजमहल की तीर्थ यात्रा करने के लिए आगरा आते हैं। एक ऐसी भूमि जहां शानदार मंदिर और इमारतें आगंतुकों को उस देश की समृद्ध सभ्यता की याद दिलाती है, जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से खुद को एक देश के रूप में विकसित कर रहा है, औद्योगिकृत समाज भी। दोस्तों ताजमहल का अर्थ है क्राउन पैलेस, और वास्तव में ये दुनिया में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित और वास्तुकला की दृष्टि से सुंदर मकबरा है। अन्य इमारतों की तरह ये वास्तुकला का एक नमूना नहीं, बल्कि जीवंत पत्थरों में गढ़ा गया एक सम्राट के प्रेम का गौरव जुनून है दोस्तों। ये एक रोमांस है जो संगमरमर में मनाया जाता है और कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों से महामंडित किया जाता है, और यही इसकी सराहना करने का तरीका भी है दोस्तों। ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो अन्यथा आगरा के महान लाल किले की रक्षा करने वाला एक विस्तृत क्षेत्र भी है दोस्तों, जो मुगल सम्राट का केंद्र था, जब तक कि वो 1637 में अपनी राजधानी दिल्ली नहीं ले गए। इसे 5वें मुगल सम्राट ने बनवाया था। शाहजहां ने 1631 में अपनी तीसरी लेकिन सबसे पसंदीदा पत्नी, वास्तव में एक आत्मिक साथी मुमताज महल, एक मुस्लिम फारसी राजकुमारी की याद में 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद विद्रोह को कुचलने के अभियान में बुरहानपुर में अपनी पत्नी के साथ जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। मौत ने सम्राट को इस कदर कुचल दिया, कहा जाता है कि कुछ ही महीनों में उसके सारे बाल और दाढ़ी बर्फ से सफ़ेद हो गए थे दोस्तों। जब मुमताज़ महल जीवित थी तो उसने बादशाह से कई वादे किए, जिसमें वो मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाए, उसके बच्चों के लिए दयालु रहें, और वो जब ताजमहल बनवाए तो हर बार उस ताजमहल पे आए। हालांकि खराब स्वास्थ्य और अपने ही बेटे और सिंहासन के उत्तराधिकारी औरंगजेब द्वारा नज़रबंद किए जाने के कारण उन्हें आखिरी वादा पूरा करने से रोक दिया गया था।
दोस्तों, ताज एक ऊंचे लाल बलुआ पत्थर के आधार पर बना है, जिसके शीर्ष पर एक विशाल सफेद संगमरमर की छत है, जिस पर 4 पतली मीनारों से घिरा प्रसिद्ध गुंबद है। गुंबदों के भीतर रानी की रत्न जड़ित कब्र है। कारीगरी इतनी उत्कृष्ट है कि ताज को दिग्गजों द्वारा डिजाइन किया गया और जौहरियों द्वारा तैयार किया गया के रूप में वर्णित किया गया है। ताज में एकमात्र असीमित वस्तु सम्राट का ताबूत है, जिससे बाद में रानी के ताबूत के बगल में बनाया गया था। लेजेंड के अनुसार अपनी 8 साल की लंबी बीमारी और कारावास के दौरान शाहजहां बिस्तर पर लेटे हुए ताज को सामने की दीवार में एक विशेष कोण पर लगे हीरे के माध्यम से ध्यान से देखा करते थे। बहुत खूब। तो दोस्तों, एक विशेष सौंदर्य वाली महिला को श्रद्धांजलि के रूप में, एक प्रेम कहानी के स्मारक के रूप में, जो हमें तब भी मंत्रमुग्ध रखती है जब हम यहाँ इन पृष्ठों को पढ़ रहे होते हैं। वास्तव में एक प्यार का एक साक्षात रोमांस जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। ताज अपने देखने वालों के लिए अपनी सूक्ष्मताओं को प्रकट करता है। दोस्तों, ताज का आयताकार आधार अपने आप में उन विभिन्न पक्षों का प्रतीक है जहां से एक खूबसूरत महिला को देखा जा सकता है। मुख्य द्वार एक महिला के चेहरे पर घूंघट की तरह होता है, जिसे शादी की रात को नाजुक ढंग से, धीरे से और बिना किसी जल्दबाजी के उठाना चाहिए। भारतीय परंपरा में दुल्हन की सुंदरता को उजागर करने के लिए घूंघट को धीरे से उठाया जाता है। जैसे ही कोई ताज के मुख्य द्वार के अंदर खड़ा होता है, उसकी नज़र एक मेहराब पर जाती है जो ताज को घेरे हुए है। गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना है, लेकिन मकबरा नदी के पार मैदान के सामने स्थित है, और ये पृष्ठभूमि ही है जो रंगों का जादू दिखाती है, जो उनके प्रतिबिंब के माध्यम से ताज के दृश्य को बदल देती है। दिन के अलग अलग घंटों और अलग अलग मौसमों में रंग बदलते हैं। दोस्तों, चांदनी रात में ताज एक आभूषण की तरह चमकता है, जब मुख्य मकबरे पर सफ़ेद संगमरमर में जड़े हुए अर्धकीमती पत्थर इसकी चमक को बेहतर चमक के साथ प्रतिबिंब करते हैं। ताज सुबह के समय में गुलाबी, शाम को दूधिया सफ़ेद और चंद्रमा के चमकने पर सुनहरा दिखाई देता। वह कहते हैं कि ये परिवर्तन किसी भी प्रकार की सुंदरता के विभिन्न मूड को दर्शाते हैं। अलग अलग लोगों के पास ताज के बारे में अलग अलग विचार हैं, लेकिन ये कहना पर्याप्त होगा कि ताज का अपना एक जीवन है जो संगमरमर से निकला है। वास्तुकला की कला और विज्ञान की उत्कृष्ट कृति, मुगल काल कहने जाने वाले युग का प्रतिनिधि, जो ताज के अंदर या बाहर किसी भी अर्थ में कुछ भी जोड़ने या हटाने के किसी भी अधिकार से आगे था। दोस्तों, ताजमहल सुंदरता के साथ खड़ा है। ये न केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच भावनात्मक और साक्षात प्रेम का एक दृष्टांत है, बल्कि अन्य कारणों से भी है। दोस्तों, ताज संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेम और शांति की सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत लेकिन अच्छी तरह से प्रचलित अवधारणा के बारे में एक अनुस्मारक है। दोस्तों, स्वर्ग का सार, नस्लों और भौगोलिक सीमाओं के संघर्ष से मुक्त होना, गंभीरता से मनाया जाना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बताया जाता है शाहजहां ने नदी के दूसरी ओर अपना मकबरा बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बेटों के साथ युद्ध ने उसकी योजनाओं को बाधित कर दिया और औरंगजेब जो शासन करता है वर्तमान में इसे पूरा करने का निपटान नहीं किया गया। शाहजहां को उसके ही पुत्र और उत्तराधिकारी औरंगजेब ने बलपूर्वक नज़रबंद कर दिया था।
औरंगजेब अधिकांश मुद्दों पर अपने पिता से सहमत नहीं था और विशेष रूप से अपने मकबरे के रूप में काले ताज के निर्माण का विरोध करता था। शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने बादशाह के शव को बुरहानपुर से आगरा तक एक सोने के ताबूत में रखवा दिया। केवल 2 लोग द्वारा एक नाव में ले जाया गया और उसे ताज में उसकी पत्नी के बगल में दफनाया गया। शायद सबसे सरल तरीका यही था। 8 साल की लंबी बीमारी और कारावास के दौरान शाहजहां बिस्तर पर लेटे हुए ताज को सामने की दीवार में एक विशेष कोण पर लगे हीरे के माध्यम से ध्यान से देखा करता था। वाह! तो दोस्तों, यहाँ पे पूरा हमने एक राउंड लिया, लेफ्ट टू राइट देन राइट टू लेफ्ट, जिससे अच्छी खासी हम कवरेज कर सकें इस शानदार वंडर की। ऊपर चांद दिखते हुए दोस्तों बहुत दूर, जब रात को चांदनी रोशनी इस पे पड़ती है तो क्या नज़ारा होता होगा दोस्तों। बिल्कुल साफ। और इस बार जो ताज में आप जनरली जब आते हैं कोई ना कोई रिपेयर वर्क हो रहा होता है, लेकिन इस बार एक भी रिपेयर वर्क नहीं, तो आपको ताज का बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये है यहाँ पे एंट्री, जो यहाँ अंदर जा सकते हैं आप, लेकिन अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो आप जो है बाहर से ही आनंद ले सकते हैं। बहुत ही शांत और वातावरण यहाँ। और सामने देखिए दोस्तों, जो ये गार्डन का लुक है, 4 बाग जिसे कहते हैं, हरा भरा। और इसकी जो है सेटिंग ऐसी है कि आपको व्यू नहीं रोकता ये ताज का। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ आपको कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं। धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। सुबह और शाम का टाइम वैसे बेस्ट होता है, लेकिन दोपहर को भी आप आ सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। लेकिन हमने कोशिश की यहाँ सुबह आने की, जब भीड़ थोड़ी कम हो और आपको अच्छा नज़ारा दे सके हम ताजमहल का दोस्तों। दोस्तों, पानीपत की लड़ाई ने आगरा में मुगल वंश की नींव रखी। अफगान शासक सिकंदर लोदी की हार एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जिसने देश को वास्तुशिल्प की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विश्व स्तर पर ताजमहल के शहर के रूप में प्रसिद्ध इस शाही मुगल शहर में कई अन्य स्मारक भी हैं जो मुगल वास्तुकला के उच्च बिंदुओं पर जोर देता है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने यमुना नदी के तट पर पहला औपचारिक फारसी उद्यान बनाया। अकबर ने विशाल लाल किले की ऊंची प्राचीर बनवाई और उसकी दीवारों के भीतर जहांगीर ने गुलाबी लाल महल, अदालतें और उद्यान बनाए। हालांकि शहर की सर्वोच्च महिमा स्पष्ट रूप से ताज है, जो एक कल्पना का स्मारक है जो शाश्वत प्रेम के प्रतीक में बदल गया है। ताज दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे शाहजहां ने संगमरमर की मस्जिदों, महलों और रत्न जड़ित मंडपों से सजाया था। सफ़ेद संगमरमर 1631 में मुगल साम्राज्य की सबसे समृद्धि की अवधि के दौरान सम्राट शाहजहां उस समय दुखी हो गए जब उसकी तीसरी पत्नी मुमताज़ महल की उनके बच्चे गौहर आरा बेगम के जन्म के दौरान मृत्यु हो गई।
शाहजहां के दुख का दरबारी इतिहास पारंपरिक रूप से ताजमहल की प्रेरणा के रूप में मानी जाने वाली प्रेम कहानी को दर्शाता है। दोस्तों, ताजमहल फारसी वास्तुकला और पहले मुगल वास्तुकला की डिज़ाइन परंपराओं को शामिल और विस्तृत करता है। विशिष्ट प्रेरणा सफल तैमूरीड और मुगल इमारतों से मिली, जिनमें शामिल हैं गुरे अमीर, समरकंद से मुगल वंश के पूर्व तैमूर की कब्र, हुमायूं का मकबरा और दिल्ली में शाहजहां की अपनी जामा मस्जिद। जबकि पहले मुगल इमारतें मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित होती थी, शाहजहां ने कीमती पत्थरों के साथ सफ़ेद संगमरमर के उपयोग का बढ़ावा दिया और उसके संरक्षण में इमारतें परिष्करण के नए स्तर पर पहुंच गई। इत्मा-उद-दौला का मकबरा, जिसे कभी कभी बेबी ताज भी कहा जाता है, जिसे नूरजहां ने अपने पिता मिर्ज़ा गियास बेग के लिए बनवाया था, पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित होने वाली पहली मुगल संरचना थी। यह विशेष स्मारक लाल बलुआ पत्थरों की संरचनाओं से सफ़ेद संगमरमर की संरचनाओं से संक्रमण का प्रतीक है और इसे शानदार ताजमहल का अग्रदूत माना जाता है। हालांकि वास्तुकारों ने इस उत्कृष्ट कृति को उनकी पत्नी हमीदा बेगम द्वारा दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में लगभग 60 साल पहले तैयार किया गया निकटतम मॉडल से विकसित किया गया। दोस्तों, कहा जाता है जो साइट शाहजहां ने चुनी, उसको चुनने में उनको करीब 6 महीने लगे। दोस्तों, शाहजहां को पता था कि उसके विशाल आकार से ज़्यादा प्रभावशाली कोई चीज़ नहीं है, इसलिए उसने एक ऐसा परिसर बनाने का फैसला किया जो लगभग 1 किलोमीटर लंबा हो, दुनिया में नहीं तो कम से कम एशिया में सबसे बड़ा मकबरा हो। इस पर काम करने के लिए 20,000 लोगों को तैनात किया गया था। सामग्री पूरे भारत और मध्य एशिया से लाई गई थी और इससे साइट तक पहुंचाने के लिए 1000 हाथियों का बेड़ा लगा था। एक दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार इस भव्य मकबरे की मजबूत नींव रखने के लिए नदी के किनारे कुओं का एक जाल बिछाया गया था और उन्हें पत्थरों और अन्य ठोस सामग्रियों से भर दिया गया था। ताज का मुख्य वास्तुकार उस्ताद इरशा खान अपने समय में जो एक प्रसिद्ध वास्तुकार नामक एक फारसी था, जिसे फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का गहरा मिश्रण बनाने के लिए अन्य वास्तुकारों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। इसे सबसे भव्य वास्तुशिल्प नमूना बनाने के लिए अलंकरण में 28 कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों का उपयोग उनके सर्वोत्तम संयोजन के साथ किया गया था। लेकिन अलंकरण में जिस चीज़ का प्रमुखता से उपयोग किया गया था वो प्रसिद्ध बर्फ सफ़ेद संगमरमर था, जो मकराना राजस्थान में पाया जाता है। अन्य अर्धकीमती पत्थर भारत के सुंदर क्षेत्र सीलोन और अफगानिस्तान से लाए गए थे। पंजाब से जैस्पर, चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोजा, अरब से लापिस लाल झूली और नीलम और पन्ना से हीरे। आधार बनाने वाले विभिन्न रंगों के लाल बलुआ पत्थर सीकरी, धौलपुर आदि पड़ोसी खादानों से मांगे गए थे। दोस्तों 19वीं सदी के अंत तक इमारतों के कुछ हिस्से बुरी तरह जर्जर हो गए थे। 1857 के भारतीय विद्रोह के समय ब्रिटिश सैनिकों और सरकारी अधिकारियों ने ताजमहल को विरूपित कर दिया, जिन्होंने इसकी दीवारों से कीमती पत्थरों और लापिस लाल झूली को छेनी से निकाल लिया था।
19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने एक बड़े पैमाने पर पुनर्स्थापना परियोजना का आदेश दिया जो 1908 में पूरी हुई। उन्होंने आंतरिक कक्ष में बड़े लैब का भी निर्माण कराया जो काहिरा की एक मस्जिद की तर्ज पर बनाया गया था। इस दौरान बगीचे को ब्रिटिश शैली के लॉन के साथ फिर से तैयार किया गया जो आज भी मौजूद है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ताज के नज़ारे लेने अलग अलग व्यूज़ है, जैसे ताज ग्राउंड से, मेहता बाग से जहां चांदनी रात में आप फ़ोटो ले सकते हैं, आगरा फोर्ट से जहां मुग़लों का किला था, और फुल मून नाइट जब होती है तो वहाँ अच्छा व्यू मिलता है। आपके होटल रूम अगर आसपास है तो वहाँ से मिलता है। 360 डिग्री व्यू भी आप ले सकते हैं ताजमहल का, रात का व्यू ले सकते हैं, यमुना नदी से व्यू ले सकते हैं, और ताजमहल डोम से भी आप चित्र ले सकते हैं। तो दोस्तों अलग अलग जो है, मैं वही शुरू में आपको कहता आ रहा हूँ कि ताजमहल का रंग हर जगह से अलग और हर जगह से अलग आपको व्यू मिलता है। रंग का मतलब ये नहीं कि सफ़ेद कुछ और रंग हो जाएगा, रंग मीन्स आपको जो है हर व्यू अलग अलग स्पॉट से थोड़ा अलग दिखेगा, और यही इसकी सुंदरता है दोस्तों। रहा सवाल ताजमहल में कब आप एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों ताजमहल 30 मिनट पहले, सनराइज से पहले 30 मिनट, यानी सूर्य उदय से 30 मिनट पहले, और सूरज अस्त होने से 30 मिनट पहले, ये इसका दोस्तों टाइमिंग है। वेस्टर्न गेट हो गया, यहाँ से ईस्टर्न गेट हो गया, सदर्न गेट है जहाँ से एंट्री नहीं होती आजकल। तो दोस्तों विदेशियों के लिए यहाँ पे 1100 रुपये लगते हैं एंट्री फीस, और 200 रुपये, जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि वाइट प्लेटफॉर्म पे 200 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि आपको एक उसमें शू कवर पहनना होता है जो मार्बल को ख़राब नहीं होता जिससे। और जो सार्क और बिम्स्टिक कंट्रीज़ हैं वहाँ 540 रुपये होता है पर पर्सन, और 200 रुपये वही एक्स्ट्रा अगर आप वाइट प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं। और हमारे डोमेस्टिक इंडियन OCI कार्ड होल्डर्स के लिए 50 रुपये और 200 रुपये। तो OCI कार्ड होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा है ये ऑफ़र। तो दोस्तों 15 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए शायद यहाँ टिकट नहीं लगती, और जैसे मैंने कहा कि 200 रुपये जो है, जो मौसोलियम के अंदर विज़िट करना चाहते हैं उनको 200 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। और अलग अलग वेबसाइट से दोस्तों आपको यहाँ ताजमहल एंट्री करने की टिकट मिलती है, तो यहाँ पे भी आप टिकट ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दोस्तों ताज महोत्सव उत्तर भारत के सबसे प्रतीक्षित त्योहारों में से एक है। ये हर साल फरवरी महीने में 18 से 27 तारीख तक 10 दिनों की अवधि के लिए ताजमहल के पूरी द्वार के पास शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है। ताज महोत्सव समिति द्वारा आयोजित महोत्सव का उद्देश्य रचनात्मक कला कारीगरी को बढ़ावा देना और उन्हें अपने संबंधित कौशल का प्रदर्शन करने में मदद करना है दोस्तों। यह महोत्सव कला, शिल्प, संस्कृति और व्यंजनों के संगम की तरह है। साथ ही देश की विभिन्न परंपराओं को एक ही साथ पर प्रदर्शित किया जाता है। हर शाम स्थानीय बॉलीवुड कलाकारों द्वारा विभिन्न पारंपरिक प्रदर्शन इस कार्यक्रम को सांस्कृतिक खुशबू से भर देते हैं। ये त्योहार वसंत का स्वागत करने के लिए भी धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत स्थानीय लोगों, पर्यटकों और लोक कलाकारों के अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने वाले एक विशाल जुलूस से होती है दोस्तों। विभिन्न कलाकारों की आकर्षक प्रस्तुतियां और देश के विभिन्न कोनों से आए विभिन्न कारीगरों की सुंदर कलाकृतियां इस स्थल को लघु भारत के रूप में परिवर्तित कर देती है। ये केवल घरेलू पर्यटकों को आकर्षित
करता है, बल्कि बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी इस अद्भुतता का प्रमाण देती है। दोस्तों ये देखिए, दोबारा से हमारा हरियाली जो इस ताज कॉम्प्लेक्स में है, और चिड़ियाएं ने अपना घोंसला जो है यहाँ बनाया है, तो इससे प्रदर्शित होता है कि नेचर के कितने क्लोज है ये ताजमहल। तो दोस्तों पहले भी हमने कहा है ताजमहल के अलग अलग रंग हैं, यहाँ लाल है, यहाँ हरा है, यहाँ सफ़ेद है। तो एक अच्छा खासा कॉम्बो है यहाँ, एक अच्छा खासा मिश्रण। हालांकि इस गार्डन में प्रवेश वर्जित है, वो ज़रूरी भी है। अगर प्रवेश करेंगे तो ये हरियाली दोस्तों इतनी नहीं रहेगी, लेकिन दूर से आनंद लेने में ही मज़ा है। जो पैसेज पे आप चल रहे हैं, जो वॉकवे है, उसी पे रहिए और उसी में ताज की खूबसूरती बरकरार रहेगी। और ये हरियाली भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, AQI इंडेक्स यहाँ साफ़ रखने के लिए। अगर यहाँ हरियाली होगी तो यहाँ पे जो है हेजीनेस जो होती है वो नहीं रहेगी। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन हमारा कि हमें क्रिस्टल क्लियर स्काई मिला, ताजमहल बिल्कुल क्लियर मिला, हमें कोई यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं दिखी। तो दोस्तों इसको कहते हैं ताजमहल के रंग। ताज परिसर के जो प्रबंधक है उनको बहुत बहुत बधाई, उन्होंने इतना साफ सुथरा रखा है। एक वर्ल्ड क्लास दोस्तों ये कह सकते हैं आप यहाँ पे मेंटेनेंस। दोस्तों रहा सवाल यहाँ आसपास देखने को और क्या है ताजमहल के आसपास, तो दोस्तों यहाँ फतेहपुर सिकरी है, मथुरा है, भाटेश्वर है, चंबल सेंचुरी है, कीथम बर्ड सेंचुरी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है दोस्तों। तो दोस्तों रहा सवाल आगरा में खाने पीने के लिए क्या है, ये बेहतरीन नज़ारा दोबारा से देख लीजिए दोस्तों आप। तो दोस्तों आगरा में आपको मिलेगा पेठा जो यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। ये सफ़ेद कद्दू या लौकी से बनी मिठाई है और विभिन्न स्वादों से युक्त होती है। ये स्वादिष्ट मिठाई कई अलग अलग किस्मों और आकारों में पाई जाती है। पेठे की दो लोकप्रिय किस्में हैं दोस्तों, सूखी सख्त और चबाने वाली, और दूसरी मुलायम और चाशनी वाली। पेठा कई प्रकारों में उपलब्ध है, जैसे सादा, सफ़ेद, केसर, केसर वाला, अंगूरी पेठा और पान पेठा आदि। ऐसा माना जाता है कि पेठे में औषधीय गुण होते हैं और इसे रक्तचाप, जलयोजन, मस्तिष्क के विकास और बहुत कुछ के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। तो दोस्तों अब हम आए हैं राइट साइड ऑफ द ताजमहल। यहाँ पे जो आपको काफ़ी कारीगरी दिखाई देगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक दूसरे खाने वाली चीज़ मिलेगी, दाल मोठ। जो दाल मोठ मेवा, मसाले, दाल और तेल का मिश्रण होता है। ये एक प्रकार का नमकीन होता है दोस्तों। और दोस्तों दूसरी खाने की आइटम यहाँ आपको मिलेगी आगरा में, बेड़ाई और जलेबी। बेड़ाई एक विशिष्ट नाश्ता है जो आमतौर पर आगरा में सड़क के किनारे परोसा जाता है। ये एक मीठा और मसालेदार संयोजन है। और दोस्तों ये कारीगरी का नज़ारा लीजिए, बहुत नज़दीकी से हमने आपके लिए लिया है। ये आपको राइट साइड, ताजमहल के राइट साइड वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलेगा। और ये अभी भी ऐसा लगता है कि नया ताज़ा बना हो दोस्तों। ये यहाँ का मेहमान खाना है दोस्तों, जहाँ से ये व्यू है।
और ताजमहल पर ये जो दोस्तों सुबह की धूप पड़ रही है, चमचमाता सफेद ताजमहल दोस्तों, बिल्कुल साफ सुथरा और ये है दोस्तों नज़ारा यहाँ का। ऐसा सफेद और ऐसा नज़ारा आपने नहीं देखा होगा दोस्तों। ये लाल पत्थर पर अलग अलग काम, अलग अलग तस्वीरें दोस्तों। तो एक एक पिलर का हमने दोस्तों पिक्चर लिया है। जो पेंटर हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, किसी भी प्रोफेशन के लोग हैं, अपने नज़रिए से आप देखिए उसको दोस्तों। ये नहीं है कि आप किसी प्रोफेशन के हो तो आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये इलाका ऐसा है जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिलता है। तो जो दोस्तों उस वक्त के जो कारीगर रहे होंगे, कितने स्किल्ड और कितने टैलेंटेड रहे होंगे, तो ये दर्शाता है कि जो भारत के जो कारीगर, भारत की जो कला, भारत के जो आर्टिस्ट हैं, वो दुनिया में सबसे ऊपर हैं दोस्तों। तो दोस्तों और यहाँ आगरा में आपको खाने को पराठे मिलते हैं, मुगलाई कुजीन मिलता है, मुगलाई फूड मिलता है, चाट वगैरह मिलती है। तो खाने के भरपूर यहाँ व्यंजन अवेलेबल है दोस्तों। तो यहाँ पे हम पिलर्स का एक एक व्यू दोबारा ले रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रेड स्टोन पे ये जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, जो कार्विंग हो रखी है, ये अभी भी लाइवली लगती है दोस्तों। और ये जब यहाँ पे ताजमहल जब बना होगा तो तब कितना सुंदर लगता होगा दोस्तों। बहुत जबरदस्त दोस्तों। रहा सवाल ताजमहल आने के क्या क्या साधन हैं दोस्तों। ताजमहल आने के साधन कई हैं। आप यहाँ आगरा जो ये शहर में ताजमहल बसा है, यहाँ बस से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं और एयर सर्विस भी है दोस्तों। यहाँ एयरपोर्ट भी है, तो किसी भी मोड से आ सकते हैं। सस्ते से सस्ता मोड भी है, महंगे से महंगा मोड भी है, आपके ऊपर है। आने को जैसे दिल्ली के से आप यहाँ पे 500 रुपये में भी आ सकते हैं और आने को आप कई हज़ारों में भी आ सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आपके बजट के हिसाब से है। लेकिन दोस्तों आप ये नहीं कह सकते कि हम जा नहीं सकते, महंगा पड़ता है, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ताजमहल जो है एयरपोर्ट से सिर्फ 12 मिनट की दूरी पर है। दोस्तों जो मेन ट्रेन है जैसे दिल्ली शहर से, वो हैं पैलेस ऑन व्हील्स, शताब्दी, राजधानी एंड ताज एक्सप्रेस। दोस्तों ताजमहल के वास्तुकारों ने उस समय उपलब्ध विज्ञान के ज्ञान को ध्यान में रखा था। उन्होंने ताजमहल के स्मारक को लकड़ी से सहारा दिया जो कि यमुना के पानी से नम रहती थी। इस प्रकार आधार इतने लंबे समय तक मजबूत रहा और स्मारक कायम रहा। ताजमहल की स्थिति पर भी विचार किया गया। ताजमहल आगरा किले के पास स्थित है, जहां से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महल की निकटता ने ताजमहल को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बिंदु भी बना दिया दोस्तों।
ताजमहल सिर्फ आँखों को खुश करने वाली चीज़ नहीं है। ताज आज जिस रूप में है उसे बनाने के लिए इसके निर्माताओं द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई गई थी, जो मुमताज़ के प्रति सम्राट के जुनून का प्रमाण है। जैसे कहा गया है कि अन्य इमारतों की तरह ये वास्तुकला का एक नमूना नहीं बल्कि एक सम्राट के प्रेम को गौरवपूर्ण जुनून है जो जीवंत पत्थरों में गढ़ा गया है। दोस्तों रहा सवाल ताजमहल, अगर आपने सुबह सुबह देखना है तो आपको यहाँ एक दिन पहले मीन्स आना पड़ेगा। और ताजमहल के आसपास जो होटल्स हैं यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जहाँ के हम देख रहे हैं करीब 178 से भी ज़्यादा होटल हैं आसपास। तो यहाँ दोस्तों 600 रुपये से लेकर कमरा 5000 रुपये तक का मिलता है अपने हिसाब से। और आज की डेट में डायनेमिक प्राइसिंग होती है, किसी भी वेबसाइट से आप जाइए होटल लीजिए तो आपको सस्ता पड़ेगा दोस्तों। और ये खूबसूरत नज़ारा दोस्तों दोबारा से एक बार देख लीजिए। और यमुना नदी का जो ये है किनारा बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर। तो दोस्तों जितनी बार आप इस ताजमहल को देखेंगे आपका ध्यान बार बार उस तरफ जाता है। और ये जो कॉम्बिनेशन इन्होंने रखा है लेफ़्ट एंड राइट में रेड और वाइट का, तो ये बहुत ही अलग है दोस्तों। और जब आप यहाँ पे आएँ और आपको ये यहाँ पे थोड़ा रश कम मिले तो और भी नज़ारा और खूबसूरत हो जाता है दोस्तों। स्पेशली जो फ़ोटो लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका होता है। एक एक दीवार को झांकते हुए दोस्तों। ये वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन एक वर्चुअल टूर देने की कोशिश की गई है और एक जस्टिस किया गया है इस ताजमहल के लिए। देखना बड़ा आसान है कि आपने वीडियो देखा और फटाफट आगे बढ़ते गए, लेकिन अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप एक परफेक्शनिस्ट हैं तो दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपकी लाइफ में काम आएगा। शाहजहां की बहुत ही एक मेटिकुलस बात है दोस्तों, सम्राट शाहजहां में वो एक परफेक्शनिस्ट थे और बहुत ही सिमेट्रिकल थे अपनी वर्किंग में। उनको एक भी गलती पसंद नहीं, एक चीज़ इधर से उधर नहीं, उधर से इधर नहीं। तो दोस्तों यही कारण है कि ताजमहल वर्ल्ड के वंडर्स में कहलाया जाता है। तो कितनी बार वो यहाँ आए होंगे, कितनी बार उन्होंने सर्वे किया होगा, कितनी बार उन्होंने प्लान एग्जीक्यूट करने में लगाया होगा और उनकी टीम ने एग्जैक्ट उनके पैटर्न पे काम किया। ये बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। जब भी हम कोई काम करते हैं कोई न कोई कमी, शॉर्ट कमिंग तो होती है, लेकिन आप यहाँ ताजमहल में आके ये नहीं कह सकते कि ये कमी इसमें थी। बिल्कुल नहीं कह सकते दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। क्या लोग थे, क्या प्लानिंग थी, क्या एग्जीक्यूशन था और क्या डेडिकेशन थी यहाँ पे। बहुत ही सुंदर नज़ारा दोस्तों। दोस्तों ताजमहल न केवल इंजीनियरिंग का बल्कि ऑप्टिकल भ्रम का भी चमत्कार है। वास्तुकारों और शिल्पकारों ने एक दृश्य प्रभाव बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया, जिसने स्मारक की सुंदरता और भव्यता को बढ़ाया। उदाहरण के लिए मीनारें बाहर की ओर थोड़ी झुकी हुई हैं ताकि दूरी से वह सीधी दिखाई दें और भूकंप आने पर मकबरे पर ना गिरें। मुख्य गुंबद जितना दिखता है उससे थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसके दोनों ओर दो छोटे गुंबद हैं। दीवारों पर सुलेख भी अनुपातिक है, जिससे अक्षर नीचे से ऊपर तक एक ही आकार के दिखाई देते हैं। दोस्तों ताजमहल के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके
बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। उनमें से एक गुप्त मार्ग है जो मकबरे के तहखाने को नदी तट से जोड़ता है, जिसका उपयोग निर्माण के दौरान श्रमिकों को और गार्डों द्वारा किया जाता था। दूसरा, संगमरमर के मंच के नीचे एक छुपा हुआ कक्ष है जहां शाहजहां और मुमताज महल की वास्तविक कब्रें स्थित हैं। कक्ष सील कर दिया गया है और जनता के लिए पहुंच योग्य नहीं है, लेकिन इसे मंच के किनारे एक छोटे खिड़की के माध्यम से देखा जा सकता है। दोस्तों, शाहजहां को निर्माण का लगभग अतृप्त जुनून था। अपनी पहली राजधानी आगरा में उन्होंने 2 महान मस्जिदें, मोती मस्जिद और जामा मस्जिद का निर्माण कराया। दोस्तों, दिल्ली में शाहजहां ने एक विशाल किला महल परिसर बनवाया जिसे लाल किला कहा जाता है, और साथ ही एक और जामी मस्जिद भी बनवाई जो भारत की सबसे बेहतरीन मस्जिदों में से एक है। शाहजहां का शासनकाल भी महान साहित्य गतिविधियों का काल था और चित्रकला और सुलेख की कला की उपेक्षा नहीं की गई थी। दोस्तों, उनका दरबार अत्यंत वैभव और शान वाला था और उनके आभूषणों का संग्रह शायद दुनिया में सबसे शानदार था। दोस्तों, कहा जाता है कि ताजमहल के पूरा होने के बाद चारबाग के भीतर बगीचे के 4 क्षेत्रों को 16 फूलों की क्यारियों में विभाजित किया गया, जिससे कुल मिलाकर 64 हो गई। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक फूलों की क्यारियों में 400 पौधे लगाए गए थे। समग्र योजना की संपूर्णता के अनुसार सावधानी पूर्वक पेड़ लगाए गए। जो पेड़ आमतौर पर पसंद किए गए थे वो या तो सरू या विभिन्न फल देने वाले पेड़ थे। ये पेड़ कई पक्षियों का घर भी थे जो ताजमहल की जीवंत को बढ़ाने के लिए दूर दराज के स्थानों से आए थे। दोस्तों, सदियों से ताजमहल ने कवियों, चित्रकारों और संगीतकारों को इसके मायावी जादू को शब्द, रंग और गीत में कैद करने के लिए प्रेरित किया है। 17वीं शताब्दी के बाद से यात्री महाद्वीपों को पार करके प्रेम के इस परम स्मारक को देखने आए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तस्वीरें देखते हैं या आप कितने शो देखते हैं। वास्तव में इसकी सराहना करने के लिए आपको इसे व्यक्तिगत रूप से देखना होगा। ये अलौकिक सौंदर्य की चरम सीमा है। दोस्तों, ताजमहल के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात इसका बारीक विवरण है। रंगीन जड़ाई को कभी भी डिज़ाइन पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि राहत में की गई नक्काशी इसे संवेदनशील रूप से संतुलित करती है। अलंकृत पीटर ड्योरा और राहत नक्काशी पुष्प, सुलेख और ज्यामितीय डिज़ाइन की है। हालांकि फूल मुख्य सजावटी तत्व बने हुए हैं, क्योंकि मकबरा एक स्वर्ग उद्यान को दर्शाता है। जड़ाई कारीगर का कौशल इतना अच्छा है कि जोड़ों को ढूंढना असंभव है। भले ही एक ही फूल की पंखुड़ियों में कीमती पत्थरों के 40 छोटे टुकड़े का उपयोग किया गया हो। कुरान की आयतों की कुछ बेहतरीन सुलेख प्रवेश द्वार के मेहराबों के आसपास और 2 हेडस्टोन पर देखी जा सकती है। दोस्तों, शहर पहुंचने के बाद भी आपको ताजमहल तक पहुंचने के लिए किसी प्रकार के स्थानीय परिवहन की आवश्यकता होती है। शहर में आपको टैक्सी, टेम्पो, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा आसानी से मिल जाएंगे, जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। यदि आप शहर के निकट विभिन्न स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं तो प्रीपेड टैक्सी भी उपलब्ध है। साहसी लोगों के लिए साइकिल है, जिन्हें शहर के विभिन्न हिस्सों से प्रति घंटा के आधार पर किराया पर लिया जा सकता है। चूँकि ताजमहल परिसर के आसपास डीजल और पेट्रोल वाहन की अनुमति नहीं है, इसलिए आप वहां बैटरी चालित बसें, घोड़ों से चलने वाले तांगे, रिक्शा और अन्य प्रदूषण मुक्त वाहनों पर आ सकते हैं।
तो दोस्तों एक बार फिर ये 360 डिग्री व्यू चारों तरफ हमने एक जो टूर लिया इस पूरे कॉम्प्लेक्स का, और हरियाली के बीच में से ये व्यू, और यहाँ पे कुछ वृक्षों पर दोस्तों फल भी लगे हुए हैं। तो सुबह का यहाँ आनंद लेते हुए आपको एक अच्छी खासी सैर भी हो जाती है, क्योंकि आपको 2-3 घंटे का समय यहाँ लगता है। तो ये बेस्ट तरीका है सुबह कैलोरी बर्न करने का, और आपको थोड़ा हेल्दी विटामिन डी भी यहाँ मिलता है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ से कलर देखिए इसका। तो हमने ग्रीनरी के बीच में से भी फोटोग्राफी ली है और डायरेक्ट सनलाइट पे भी ली है, तो अलग अलग रंग है दोस्तों। ये आर्टिस्ट लोग ज़्यादातर इस टाइप की तस्वीरें बहुत पसंद करते हैं, जहां आप ताजमहल के साथ आंख मिचोली खेल सकते हो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से कलर देखिए ताजमहल का। अब सनलाइट पूरे अपने चरम पर है, लेकिन अभी भी बीच में मिडिल में नहीं है, ये तो बिगिनिंग ऑफ द मॉर्निंग ही है। तो ये इसको दोस्तों चमकाता है। आपने कई तस्वीरें ताजमहल की देखी होगी, लेकिन जब भी नए फोटोग्राफर नए कैमरा आते हैं वो कोशिश करते हैं नई नई तस्वीरें देने की, क्योंकि हर फोटोग्राफर ये चाहता है उसकी तस्वीर अलग हो और बहुत ही बेहतरीन हो। तो हमने वही कोशिश यहाँ करते हुए दोस्तों अलग अलग जगह से तस्वीरें लेने की कोशिश। और अगर आपको थोड़ा धूप लगती है तो आप यहाँ छाया का आनंद भी ले सकते हैं। और वृक्षों पे दोस्तों वृक्षों के नाम भी लिखे हुए हैं, कौन सा पेड़ है ये, तो वो आपको और आसान बना देता है आपका जो है हरियाली का सफ़र। तो यहाँ पे हरियाली ऐसी है जो सारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को छुपा भी सकता है दोस्तों। तो हमने वही आंख मिचोली खेलने की कोशिश की, हरियाली से कभी तस्वीरें ली, कभी हमने प्लेटफॉर्म से तस्वीरें ली। तो ताज के दोस्तों अलग अलग रंग। ये 4 बाग जो है इसमें 4 चांद लगा देता है दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों ये रेड स्टोन जो है से घिरा हुआ है ये ताज जो मेन मौसोलियम है। और पेड़ भी एक हिस्टोरिक पेड़ है दोस्तों यहाँ पे, जो बहुत पुराने लगते हैं और ऐतिहासिक पेड़ लगते हैं ये दोस्तों। बहुत खूबसूरत पेड़ हैं दोस्तों यहाँ पे। तो जो इसका मेन इंटेंशन था कि ये कॉम्प्लेक्स पूरा स्वर्ग जैसे लगे, और वो यहाँ दोस्तों दिखते हुए। और दोस्तों ये मिला जुला मिश्रण यहाँ पे हरियाली का, रेड स्टोन और वाइट मार्बल का दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा ताजमहल में होटलों की कमी नहीं है। यहाँ 350 से ऊपर होटल है, जिसमें आपको बजटेड होटल से लेकर लग्जरियस होटल भी मिल सकते हैं दोस्तों।
तो होटलों की कोई कमी नहीं है आगरा में दोस्तों। तो अपना मन चाहा होटल आप ले सकते हैं, बजटेड होटल ले सकते हैं और डायनामिक प्राइसिंग के हिसाब से जो आपको बढ़िया ऑफर देते हैं वहाँ लीजिए। तो दोस्तों जितना अटेंशन हमने ताज पे दिया उतना ही अटेंशन हमने ग्रीनरी पे दिया है। और यहाँ आपको जल महल का ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। तो जब ये फाउंटेन दोस्तों यहाँ चलते होंगे और एक ज़माने में जब यहाँ पानी भरा रहता होगा तो नज़ारा कुछ और होता होगा दोस्तों। ये विस्तृत जानकारी यहाँ इस बारे में। और दोस्तों अगर आप पुरानी फिल्में देखेंगे, उठा के देखेंगे तो आपको हूबहू ऐसा ही दिखेगा। जो तब दिखता था अब भी दोस्तों वैसा ही दिखता है। इसमें कोई मेजर बदलाव नहीं नज़र आ रहा। दोस्तों ताजमहल में आप अलग अलग साइड से पिक्चर ले सकते हैं। एक तो वो है जहाँ हेड ऑफ स्टेट बैठते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन और भी इंटरेस्टिंग जगह हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। ताज के दोनों ओर ईंटों के रंग की 2 मस्जिदें की ओर जाएं जो ताज के शानदार दृश्यों का वादा करती है। या दिन के दौरान स्मारक के कुछ अनूठे दृश्य देखने के लिए नदी के उस पार जाएं दोस्तों। दरवाज़ों और दीवारों पर सुंदर डिज़ाइन और जालीदार पैटर्न भी अच्छी फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त है दोस्तों। यदि आप रात में चंद्रमा के सामने ताज की तस्वीर लेने की योजना बना रहे हैं तो आवश्यक लेंस और फोटोग्राफी उपकरण अवश्य ले जाएं, क्योंकि फ़ोन कैमरा इसकी भव्यता के साथ न्याय नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सामने से हमने दोबारा ये जो 4 बाग से ताजमहल का जो हमने कैप्चर किया है, बहुत ही सुंदर व्यू दोस्तों। ये हमने इसको पेड़ के पीछे गुंबद को छुपाने की कोशिश की और धीरे 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 पेड़ हटते हुए और गुंबद नज़र आते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये खेल आप खेल सकते हैं जिससे आपको अलग अलग दृश्य ताजमहल के नज़र आते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा चारों तरफ। दोस्तों अब रहा सवाल विरासत पर्यटन क्या है और उसका महत्व क्या है। विरासत पर्यटन एक ऐसी प्रथा है जहां लोग किसी देश के भीतर विरासत स्थलों की यात्रा करते हैं या सदियों पुराने अतीत की विरासत को देखने और पारंपरिक विरासत स्मारकों, उद्यानों और यूनेस्को पुरातत्व समाज और अन्य ऐतिहासिक स्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानों का अनुभव करने के लिए महत्व के ऐतिहासिक स्थानों पर विदेश यात्रा करते हैं। अब आप पूछेंगे विरासत का महत्व क्या है। विरासत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें अपने इतिहास और परंपराओं की जांच करने में मदद करता है और हमें अपने बारे में जागरूकता विकसित करने में सक्षम बनाता है। ये हमें ये समझाने और समझने में मदद करता है कि हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं। विरासत हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है जो हमारी राजनीति, समाज, व्यापार और विश्व दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन के क्या लाभ हैं। पर्यटन उद्योग में सांस्कृतिक पर्यटन की कई लाभ हैं। ये राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकता है, रोजगार और व्यवसाय के अवसर प्रदान कर सकता है, संस्कृति और कला को बढ़ावा दे सकता है और राष्ट्र अनुशासन में सुधार कर सकता है। सांस्कृतिक पर्यटन का उपयोग गंतव्यों को बढ़ा देने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और आकर्षण को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों अब अगला सवाल उठता है कि पर्यटन का महत्व क्या है।
दोस्तों, अर्थव्यवस्था पर पर्यटन का महत्व और दुनिया भर की कई अर्थव्यवस्थाओं की सफलता के लिए पर्यटन महत्वपूर्ण है। मेज़बान स्थलों पर पर्यटन के कई लाभ हैं। पर्यटन अर्थव्यवस्था के राजस्व को बढ़ाता है, हज़ारों नौकरियां पैदा करता है, देश के बुनियादी ढांचे का विकास करता है और विदेशियों और नागरिकों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की भावना पैदा करता है। दोस्तों रहा सवाल विरासत पर्यटन के, अब उदाहरण क्या क्या है। दोस्तों, इसमें विरासत पर्यटन में कई शहर हैं हमारे भारत के, जैसे कि वाराणसी में पवित्र नदी गंगा घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर आदि। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम, उज्जैन मध्य प्रदेश में पवित्र शिप्रा नदी, जिसको शिप्रा नदी भी कहा जाता है, मंदिर। हम्पी कर्नाटका में ऐतिहासिक स्मारक हैं। दोस्तों अब रहा सवाल भारत में विरासत का क्या महत्व है। भारत में संस्कृति और विरासत का महत्व देश की पहचान और ब्रांडिंग को आकार देना, पर्यटकों को आकर्षित करने और आर्थिक विकास में योगदान देने में उनकी भूमिका में निहित है। दोस्तों अब रहा सवाल कि सांस्कृतिक विरासत पर्यटन के प्रकार कैसे होते हैं। इसमें दोस्तों पाक पर्यटन, खाद्य संप्रभुता, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्क, पर्यावरण पर्यटक, वाणिज्य पर्यटन, खेल और अन्य एथलेटिक प्रतियोगिताएं, संग्रहालय, पुस्तकालय और सांस्कृतिक केंद्र, वार्षिक उत्सव, प्रमुख कार्यक्रम, ऐतिहासिक स्थल और स्मारक, नदियां, रास्ते और संरक्षण क्षेत्र, अर्थ लॉन्ज, कबीले घर, कृषि पर्यटन, प्रदर्शन कला और कहानी सुनना। तो दोस्तों अब उठता है सवाल सांस्कृतिक विरासत पर्यटन के आर्थिक लाभ क्या क्या है। दोस्तों अर्थव्यवस्था में नया पैसा लाता है, व्यवसायों और कर राजस्व को बढ़ावा देता है, नई नौकरियां पैदा करता है, जैसे हमने पहले ही कहा है, स्थानीय अर्थव्यवस्था में विविधता लाने में मदद करते हुए नए व्यवसायों, आयोजनों और आकर्षणों को वित्त पोषित करता है, कलाकारों, स्थानीय गाइडों, शिक्षकों सहित छोटे व्यवसायों का समर्थन करता है, स्थानीय व्यवसायों के लिए ग्राहक आधार बढ़ाने में मदद करता है, महत्वपूर्ण स्थानीय संसाधनों के सक्रिय संरक्षण और संरक्षण को बढ़ावा देता है, जनजातियां और स्वदेशी समुदाय को अपनी कहानियां परिभाषित करने और बताने की अनुमति देती है। तो ये दोस्तों कई सारे जो हेरिटेज के जो फ़ायदे हैं वो हमने आपको बताया। और ये देखिए शानदार ताजमहल का आप नज़ारा लीजिए दोस्तों यहाँ दूर से। गार्डन के हर एरिया से हमने ताजमहल लेने का जो है कोशिश रही है। और यहाँ जब आप धीरे धीरे चलते हैं तो आपको ऐसा एहसास होता है कि आप जो है किसी ऐसी जगह हो जहाँ पे बहुत ही शांति है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ एक म्यूज़ियम टाइप बना हुआ है जहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग चित्र भारत का, जिसे मैं कह ही रहा था कि हेरिटेज। तो ये अलग अलग जो है तस्वीरें हैं हेरिटेज की। तो भारत में दोस्तों बहुत हेरिटेज साइट्स हैं
3-4 हज़ार से कम नहीं है। तो एक हेरिटेज टूरिज़्म भी बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे पास विरासत है, हम दिखा सकते हैं हमारे पास क्या क्या है। और दोस्तों, जो भी भारत आया वो उन्होंने भारत का जो इतिहास देखा और ज़रूर अपने 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 इलाकों में उन्होंने बदलाव किए। तो यही आदान प्रदान का फ़ायदा होता है दोस्तों। आप एक जगह जाते हो, वहाँ से आप सीखते हो, तो प्रेरणा मिलने से आप अपने देशों में, अपने इलाकों में उस हिसाब से सुधार करते हो। तो हमने भी ताजमहल परिसर का जो टूर किया, तो दोस्तों काफ़ी सीखने को मिला और ज़रूर जो हमें यहाँ सीखने को मिला हम कोशिश करेंगे कि अपने जीवन में उसको ढालने की। दोस्तों, विभिन्न राष्ट्रों, लोगों, सांस्कृतिक और आस्थाओं को एकत्रित करने की प्रक्रियाओं में पर्यटन एक विशिष्ट क्षेत्र है। विरासत पर्यटन का महत्व जीवन के कई क्षेत्रों पर इसके प्रभाव पर आधारित है। पर्यटन का आकर्षण न केवल अर्थव्यवस्थाओं के लिए बल्कि मानव जाति के लिए भी बढ़ रहा है। विरासत पर्यटन के माध्यम से कई विरासत संपत्तियों को मौद्रिक मूल्य दिया जाता है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने में सहायता भी मिलती है। कुछ शिक्षावादियों के अनुसार स्थानीय संस्कृति का सम्मान करना और पर्यावरणीय व्यवधान को कम करना पर्यटकों का मुख्य घटक है। गंतव्यों में पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार अतः पर्यटकों और विरासत स्थलों दोनों के लिए एक स्थायी व्यवहार है। आचरण के इस रूप के बारे में सोचा गया था कि ये गंतव्यों की पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार करेगा और इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक खजाने के संरक्षण के साथ साथ इसके सतत विकास का समर्थन करेगा। तो दोस्तों, यहाँ ताजमहल के बारे में विस्तृत जानकारी, और ये जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए आसान ये पढ़ना। और बाहर ही दोस्तों एक शानदार वृक्ष, जो इस कॉम्प्लेक्स की सुंदरता बढ़ाता है। तो दोस्तों, यहाँ अपना ईस्टर्न गेट सामने है, तो यहाँ धीरे धीरे अपना सफ़र ख़त्म करते हुए एक बहुत ही सेटिस्फाइंग टूर था ये। सुबह सुबह आना फ़ायदेमंद रहा क्योंकि लोग कम थे, नज़ारा अच्छा दिखा। और ये वो सामने बैरक्स कह लीजिए, यहाँ पे मज़दूर जिन्होंने ताजमहल बनाया था वो यहाँ जब काम करते थे तो इन्हीं कमरों में रहते थे दोस्तों। तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स दोस्तों। एक बार के दौरे से यहाँ संतुष्टि तो पूरी नहीं मिलती, लेकिन जितना भी आपने देखा उसको अगर आप उसके बारे में सोचेंगे, जो आपने देखा, जो आपने हासिल किया, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है दोस्तों। लेकिन जब आप यहाँ आएँ तो थोड़ा इतिहास के बारे में पढ़ें तो आपको समझना और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हालांकि कई गाइड्स भी हैं जो आपको समझा सकते हैं, लेकिन एक
आर्टिस्ट के तौर पे, एक प्रोफेशनल के तौर पे आप अपनी नज़रों से देखिए ताजमहल को दोस्तों। तो वापस बाहर के रास्ते जाते हुए जहाँ से हम एंटर किए थे, और यहाँ दोस्तों फतेहपुरी मस्जिद, और दाएं बाएं आपको कुछ छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी जहाँ पे आपको गिफ्ट आइटम जो विरासत से लिंक्ड हैं। थैंक यू दोस्तों।